नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे एयर एक्ट के बारे में। तो जैसे ये पिक्चर ही आपको बताता है कि ये एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में है। और जहां पर भी आपको लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, लीगल रेफरेंसेस की जरूरत है रिगार्डिंग द एयर पोल्यूशन, वहां पे आपको एयर एक्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो इसके पहले जो हमने बात की थी वो थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो सबसे पहले वाटर एक्ट आया था और उसके बाद में जब एयर पोल्यूशन की बात हुई तो उसके बाद में एयर पोल्यूशन के रिलेटेड ये एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 आ चुका है। तो जैसे ही वाटर एक्ट में जो चैप्टर्स थे, जो भी अलग अलग डेफिनेशंस थी या फिर जो पावर्स है, फंक्शंस है, पेनाल्टी प्रोसीजर्स है और स्टेट बोर्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी हिसाब से यहाँ पर एयर एक्ट ओरिएंटेड है। तो जैसे वाटर एक्ट में अगर आप देखेंगे तो वाटर एक्ट का मेन फोकस था कि वाटर पोल्यूशन, इम्प्योरिटीज, कंटेमिनेशन अवॉइड करने के लिए आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, या फिर आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, या फिर प्रिवेंशन के स्ट्रेटजीज आपने क्या अप्लाई करनी चाहिए, और उसके लिए अलग अलग मेंबर्स एक्सपर्टाइज वहां पे काम करेंगे। और ये वाटर एक्ट का फोकस था। उसी हिसाब से यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन इश्यू है, तो एयर पोल्यूटेंट्स अवॉइड करने के लिए या फिर वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए, या फिर अगर वो कंट्रोल नहीं होते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए आपको ये मेन फोकस या काम करना है। तो ये एयर एक्ट 1981 बताता है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी जहाँ पे एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन दी गई है, तो एयर पोल्यूटेंट में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस तीनों भी आते हैं। जैसे कि सॉलिड पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल की साइज है वो बहुत कम होगी, माइक्रॉन्स में होगी, और कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी ड्रॉपलेट्स फॉर्म में हो सकते हैं, और जो गैसियस या वेपर सब्सटेंसेस होंगे वो भी यहाँ पे होते हैं। और जो यहाँ पे एक बात है जो है नॉइज, तो नॉइज का भी डेफिनेशन ये एज ए पोल्यूटेंट एयर पोल्यूशन में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 अलग है, या नॉइज के रिलेटेड अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन अगर आप पहली एयर पोल्यूटेंट्स और एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे नॉइज भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर में ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स, गैसियस, वेपर सब्सटेंस या वोलाटाइल्स या कुछ सॉलिड माइक्रोन साइज वाले पार्टिकल्स या नॉइज यहाँ पे रहेगा तो वो हम एयर पोल्यूटेंट कहेंगे। और ये जो प्रोसेस होगी अगर ये सब प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। उसके अलावा जो है अप्रूव्ड अप्लायंसेस, तो जो भी इक्विपमेंट्स या गैजेट्स आप यूज करते होंगे तो जो एयर पोल्यूशन ओरिएंटेड है तो उनको हम अप्रूव्ड अप्लायंसेस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ फ्यूम्स या गैसेस या पार्टिकुलेट मैटर अगर कुछ जनरेट करने वाले इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन अगर आपने बोर्ड से परमिशन ली है तो उस हिसाब से उनको परमिशन मिल जाएगी कि यहाँ पे अगर उनकी जो टेस्ट की है तो वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स के अंदर ही ये पार्टिकुलेट मैटर या फ्यूम्स या गैसेस जनरेट करते हैं, इसीलिए उनको अप्रूवल मिल सकता है। तो ऐसे अगर कुछ गैजेट्स या अप्लायंसेस रहेंगे, इक्विपमेंट रहेंगे, तो उसको हम अप्रूव्ड अप्लायंसेस कहते हैं। उसके अलावा है अप्रूव्ड फ्यूल। तो जैसे ही आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो एमिशन आता है या एयर पोल्यूशन होता है वो फ्यूल कंबशन की वजह से होता है, चाहे वो फ्यूल कंबशन फर्नेसेस से हो या इंसिनरेटर्स थ्रू हो या आईसी इंजिन थ्रू हो, कहीं पर भी। तो अगर फ्यूल जो होता है नॉर्मली ये हाइड्रोकार्बन होता है, और ये हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स का जो कंबशन होता है, तो हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में वो एयर पोल्यूटेंट्स क्रिएट करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे केमिकली या केमिस्ट्री बेसिस पे देखेंगे तो ये जो बर्निंग प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और जो भी हाइड्रोकार्बन या जो भी फ्यूल हम यूज कर रहे हैं तो ये फ्यूल का कंटेमिनेशन इसमें या कंटेंट्स क्या होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ गैसेस जनरेट होंगे। जैसे यहाँ पे अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होगा, अगर ये कंप्लीट कंबशन होता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। यहाँ पे अगर सल्फर कंटेंट्स है फ्यूल में, तो यहाँ पे ये सल्फर के डेरिवेटिव्स क्रिएट करेगा, जैसे ये सॉक्स होता है, या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन एयर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो नाइट्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो नॉक्स तैयार करेगा, यानी कि नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स एज अ पोल्यूटेंट यहाँ पे आ सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे जब भी फ्यूल अप्रूव करके लेना है तो ये टेस्टिंग होगी, और उसके बाद में ही अगर ये विद इन परमिसिबल लिमिट्स आते हैं तो ये अप्रूव्ड फ्यूल करके स्टेट बोर्ड आपको परमिशन दे सकता है। उसके अलावा है ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल जैसे अभी हमने बात की थी कि मैक्सिमम जो बर्निंग के इश्यूज है वो आईसी इंजिन में होते हैं, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन। तो आपको व्हीकल चलाना नेसेसरी है। व्हीकल का हम यूज करके बहुत सारी बातें सिंपल कर देते हैं, इसलिए व्हीकल में सबसे ज्यादा जो फ्यूल आज की डेट में यूज होता है वो है फोसाइल फ्यूल्स। तो यहाँ पे डीजल या फिर पेट्रोल या फिर व्हाइट पेट्रोल या फिर सीएनजी, एलपीजी, ऐसे जो भी फोसाइल फ्यूल्स के फॉर्म्स हैं, ये अलग अलग फ्यूल्स हम यूज करते हैं। और जिस आईसी इंजन में हम यूज करके उसको इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है, ये यहाँ पे व्हीकल अगर आईसी इंजन थ्रू और फ्यूल फोसाइल फ्यूल थ्रू अगर पावर होता है तो उसको हम ऑटोमोबाइल कहेंगे। उसके अलावा जो बोर्ड की डेफिनेशन हमने वाटर एक्ट में भी देखी थी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो सकता है या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा। तो सेंट्रल बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके अंडर ये जैसे हमने बताया था कि ये वाटर एक्ट 1974 सेक्शन 3 में हमने फॉर्म किया था, उसी हिसाब से यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड की डेफिनेशन है। फिर है चिमनी, क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज की अगर जब हम बात करेंगे या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो वहां पे अगर कंबशन होता है तो ये जो आफ्टर कंबशन जिसको हम फ्लू गैसेस कहते हैं, तो ये जो फ्लू गैसेस होते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में सेंड करने के पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता है विद इन परमिसिबल लिमिट्स में, ये सभी कंटामिनेशन है या नहीं वो चेक करना पड़ता है। और उसके बाद में अगर आपको इसको एटमॉस्फेयर में सेंड करना पड़ता है तो वो एक पर्टिकुलर हाइट पे ही सेंड करना नेसेसरी है। तो इसीलिए ये चिमनी एज अ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंपलसरी होता है, जहां पर भी इंसिनरेशन, कंबशन या फर्नेसेस एक्टिविटी होगी, तो आफ्टर कंबशन जो भी गैसेस क्रिएट होते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट या विद इन परमिसिबल लिमिट्स में उसको चेक किया जाता है, और बाद में एक हाइट के बाद ही वो एटमॉस्फेयर में सेंड किए जाते हैं। तो जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, आपका एरिया होगा, कंडीशंस होगी, उसके बेसिस पे चिमनी का स्ट्रक्चर, चिमनी का डायमीटर, थिकनेस और हाइट वगैरह सब डिसाइड होगी, और ये चिमनी का अप्रूवल भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा। उसके अलावा है कंट्रोल इक्विपमेंट। तो जो भी आप अपरेटस यूज करते हैं, डिवाइसेस यूज करते हैं या फिर इक्विपमेंट यूज करते हैं, ये स्पेशली आपको क्वालिटी चेक के बाद या फिर जो एमिशंस है वो एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज रखने के लिए जो भी अपरेटस आप यूज करते हैं, वो सभी इक्विपमेंट्स को हम कंट्रोल्ड इक्विपमेंट कह सकते हैं। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस है एयर एक्ट के अंदर। उसके अलावा है एमिशंस, जैसे ये आपको जनरली मालूम है, एमिशन यानी कि जो भी आप सब्सटेंसेस यूज करते होंगे, और अगर सब्सटेंसेस गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में या लिक्विड ड्रॉपलेट्स या कुछ पार्टिकुलर मैटर फॉर्म में अगर होंगे, और ये अगर एयर में या एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो उसको हम एमिशन कहते हैं। तो ये चिमनी थ्रू सबसे ज्यादा एमिशन जाएगा, या फिर डक्ट थ्रू भी जा सकता है, या फिर फ्लू थ्रू भी जा सकता है, या फिर कोई और कुछ आउटलेट ऐसे होंगे जिसके थ्रू ये एयर पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में भेजे जा सकते हैं या फिर जाते हैं बाय प्रोसेस, उसको हम कहेंगे एमिशन। उसके अलावा जो डेफिनेशन है वो है इंडस्ट्रियल प्लांट। तो ये जो इंडस्ट्रियल पीपल या जो पर्सन्स जहाँ पे काम करते हैं और जहाँ पे एयर पोल्यूशन के चांसेस होते हैं, वो प्लांट है इंडस्ट्रियल प्लांट। उसके अलावा है जो मेंबर्स, तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो पर्सन्स होते हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं, जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए होते हैं, उनको हम मेंबर कहेंगे। उसके अलावा है ऑक्यूपायर। तो जो भी फैक्ट्री या प्रीमाइसेस या इंडस्ट्री या कंपनी होगी, वहां पर जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो पर्सन को हम ऑक्यूपायर कहते हैं।
प्रिस्क्राइब का मीनिंग है जो भी यहाँ पर एक्ट में दिया गया वर्डिंग है उसको हम प्रिस्क्राइब कहेंगे। उसके अलावा है स्टेट बोर्ड, यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे हमने वाटर एक्ट में देखा था 1974 सेक्शन 4 के अंडर ये एक्चुअली फॉर्म हो चुका है और उसका स्ट्रक्चर और उसके डिटेल्स भी यहाँ पे दिए हैं। चैप्टर 2 फोकस करता है सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका मेन फोकस होगा एयर पोल्यूशन ओरिएंटेड। तो जैसे हमने सेंट्रल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सीपीसीबी अलग अलग वर्डिंग से, तो ये वाटर एक्ट 1974 के सेक्शन 3 से जो भी उसका स्ट्रक्चर है, उसके पावर्स है या फिर उसकी फंक्शनिंग है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। उसके अलावा जो स्टेट बोर्ड से, वैसे सेक्शन 4 वाटर एक्ट 1974 का जो था, क्योंकि वाटर एक्ट पहले आ चुका है 1974 में, उसके तहत जो भी बोर्ड्स है यहाँ पे, ये बोर्ड्स भी और उसके स्पेसिफिक फंक्शंस और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक पावर, तो यहाँ पर उनका मेन टारगेट होगा कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना या प्रिवेंट करना। तो ये स्टेट बोर्ड कैसे फॉर्म होता है, तो ये जैसे हमने वाटर एक्ट में पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी स्टेट बोर्ड का फॉर्मेशन है और यहाँ पे सिर्फ मेन फोकस है एयर पोल्यूशन का कंट्रोल। तो ये स्टेट बोर्ड्स में जैसे हमने बताया था कि ये चेयरमैन है, तो ये चेयरमैन जो होगा तो उसका स्पेसिफिक नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी यहाँ पर एयर पोल्यूशन ओरिएंटेड या ओवरऑल एनवायरमेंटल ओरिएंटेड अगर रहेगा तो ये यहाँ पे चेयरमैन हो सकता है। तो स्टेट बोर्ड का अगर चेयरमैन होगा तो ये स्टेट गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगा और उसी हिसाब से जो बाकी के मेंबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो ऑफिशियल मेंबर्स है जो हमने बात की थी, मैक्सिमम 5 स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकता है जो एक्सपर्टाइज होंगे उस एरिया के, या फिर ऐसे 5 मेंबर्स जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा और ये स्पेसिफिकली लोकल अथॉरिटीज के जिनको फंक्शनिंग मालूम है वो लोकल अथॉरिटीज थ्रू यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। उसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं तो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर मैक्सिमम 3 यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकता है और ये अलग अलग एरिया से, जैसे हमने एग्रीकल्चर, फिशरी, इंडस्ट्री या कुछ ट्रेड या लेबर्स के जो स्पेसिफिक एरियाज है उनके थ्रू बात की थी। उसके अलावा जो 2 पर्सन है जो कंपनीज या कॉर्पोरेट से हो सकते हैं और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेशन होने के बाद वो उनके कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे या एडवाइसेस देंगे। फुल टाइम जो सेक्रेटरी या मेंबर सेक्रेटरी जिसको कहेंगे हम, तो ये स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेलेक्ट होगा और ये फिर बाकी के जो अप्रोप्रिएट प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, इनका प्लानिंग, इनका एग्जीक्यूशन और उनके जो रिपोर्ट्स वगैरह जो है उसके बारे में ये सब फाइनलाइज करेंगे चेयरमैन की परमिशन थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन का यहाँ पे मेजर रोल होगा और बाकी के सब एक्सपर्टाइज के एडवाइसेस और कंट्रोलिंग मेथड के बारे में रोल होगा। फिर ये जो स्टेट बोर्ड्स हैं इनका एक स्पेसिफिक पावर्स या फंक्शंस जो है उसके बारे में भी यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन दिया है। फिर है चैप्टर 3 जो हमने अभी बात की थी कि जो भी बोर्ड्स है उनका स्टेट बोर्ड के बारे में जैसे अभी हमने बात की थी, अभी यहाँ पर जो सेंट्रल बोर्ड है उनका फंक्शनिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे वाटर बोर्ड या वाटर एक्ट में हमने जैसे कहा था वैसे यहाँ पर हमको डिस्कस करना है कि आपको यहाँ पर अभी एयर की क्वालिटी चेक करनी है, एयर की क्वालिटी मेंटेन करनी है और फिर एयर पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूटेंट्स के जो पैरामीटर्स है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि सॉक्स है यहाँ पे, सल्फर डेरिवेटिव्स या नॉक्स है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स या कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन के पार्टिकल्स है या फिर पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे कि पहले जो बात होती थी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की, आज की डेट में हम बात कर रहे हैं आरएसपीएम यानी कि रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स या फिर जो कंटामिनेंट्स है उसके बारे में आपको चेक करना है। अगर कहीं इंडस्ट्रीज में शायद कुछ पाउडर फॉर्म में भी कुछ हो सकता है या फिर फ्लेमेबल या टॉक्सिक पाउडर या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, गैसेस, वेपर्स, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन एक इश्यू हो सकता है, हाइड्रोजन एक एक्सप्लोजिव एज ए इश्यू हो सकता है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसका आपको एनालिसिस करना है, इंस्पेक्शन करना है, सैंपलिंग करना है
और फिर वहां पे आपको डिसाइड करना है कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये मेन फंक्शनिंग है आपके ओवरऑल सेंट्रल बोर्ड के जो भी मेंबर्स रहेंगे उनका। तो इसके लिए नेशन वाइड कुछ प्रोग्राम आपको करना है, उसका प्लानिंग करना है, एग्जीक्यूशन करना है, उसके बारे में भी सोचना है। फिर जो स्टेट बोर्ड आपकी एक्टिविटीज करेगा तो स्टेट बोर्ड की एक्टिविटीज को भी सपोर्ट देना है, या फिर अगर आपने स्टेट बोर्ड को कुछ पर्टिकुलर वर्क दिया है तो उसके लिए फैसिलिटीज या फंडिंग जो है उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन सेंट्रल बोर्ड को करना है। तो ये मेजर सेंट्रल बोर्ड की कुछ फंक्शनिंग थी। उसके अलावा है जो टेक्निकल असिस्टेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ लैबोरेटरीज की बात होती थी या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स की भी बात है कि कुछ जो सैम्पलिंग एनालिसिस प्रोसेस जो होती है वो शायद वो पर्टिकुलर स्टेट में नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सपोर्ट करेगा आपको। और फिर जो भी बाकी की जो एक्टिविटीज है, अगर कुछ आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना है, कुछ ट्रेनिंग स्टेट लेवल पे या नेशन वाइज आपको कुछ प्रोग्राम आपको फाइनलाइज करना है, तो उसके लिए भी आपको सेंट्रल बोर्ड हेल्प करेगा। तो ओवरऑल जो भी प्रोग्राम रहेगा उसके रिलेटेड और जो भी नए कंट्रोलिंग टेक्निक्स या नए प्रिवेंशन मेथड्स अगर आपको मालूम है तो उसके बारे में भी डिस्कशंस और डिसीजन और एग्जीक्यूशन के लिए भी प्लानिंग जो करना है तो वो सेंट्रल बोर्ड आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे स्टेट बोर्ड को भी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट को भी गाइडलाइन दे सकता है, एडवाइसेस दे सकता है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी टेक्निकल डेटा यहाँ पे कलेक्ट होगा और स्टैटिस्टिकल डेटा भी कलेक्ट होगा, तो ये आपको पब्लिश करना है ताकि सभी पब्लिक को ये मालूम हो चुका होना चाहिए कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर रीजन में एयर पोल्यूशन कितना है। जैसे आज की डेट में अगर आप न्यूज में भी देखेंगे तो इंडिया में दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। अगर आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर नासिक की सबसे अच्छी सिटी कही जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी अभी एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है। तो अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहां पर पोल्यूशन कम था, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट हो चुके हैं या जिनको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं यानी कि मैन मेड एक्टिविटीज, तो जैसे कंस्ट्रक्शन की वजह से या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वजह से, रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से या फिर एमआईडीसी डेवलपमेंट की वजह से या फिर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज या प्रोसेसेस है जो शायद इलीगल प्रोसेसेस हो या फिर इलीगल बर्निंग प्रोसेस हो, इंसिनरेशन प्रोसेस हो या फिर ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से अभी एयर पोल्यूटेंट्स का जो वेटेज है वो बढ़ चुका है और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ऐसे सारे सिटीज या पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एमआईडीसी का आपको यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए और उसके बेसिस पे ये प्रिवेंशन और कंट्रोल मेथड आपको चेंज करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो है तो स्टैंडर्ड्स मॉडिफाई करने चाहिए, तो ये बोर्ड भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स चेंज कर सकते हैं या फिर उसके जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स हैं वो भी यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। अगर उनको मेथड आपको लगता है कि ये मेथड इनकरेक्ट है या फिर सेटिस्फाइड नहीं है तो मेथड भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करना है या सोफिस्टिकेटेड मेथड आपको यूज करना है तो वो भी यहाँ पे उनको पावर है कि ये अलग अलग मेथड्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या अलग अलग इक्विपमेंट्स वो आप चेंज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये सेंट्रल बोर्ड्स के जो एनालिसिस की प्रोसेस है उसके लिए सेंट्रल बोर्ड के रिकॉग्नाइज लैबोरेटरीज और लैबोरेटरीज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स, मेथड्स यहाँ पे अडॉप्ट होनी चाहिए और उसके लिए फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देगा और आपका जो भी बजट होगा उस हिसाब से ये वर्कआउट हो सकता है। अभी ये जो स्टेट बोर्ड है तो ये स्टेट बोर्ड का भी इसी सिमिलर पैटर्न में जो फंक्शनिंग है वो, लेकिन आपका स्टेट रीजन जो है तो वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में है तो आप महाराष्ट्र स्टेट के लिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और ये महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अलग अलग बोर्ड्स के मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको भी स्टेट बोर्ड्स को भी यहाँ पे मेन फंक्शनिंग यही रहेगी कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग आप प्रोग्राम बना सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम बना सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर जो भी एडवाइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं उस पे आपको वर्कआउट करना है, रिसर्च करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आप एयर पोल्यूशन ओरिएंटेड
आप कलेक्ट करते हैं, जैसे अगर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कोई भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग रीजन्स के भी डेटा पब्लिश होते हैं। जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर जो हम दिवाली फेस्टिवल मनाते हैं, तो दिवाली का जो एयर पोल्यूशन कितना यहाँ पे होता है, तो हर साल का यहाँ पे डेटा पब्लिश होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पे। तो ये पब्लिश करना भी जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से पब्लिक को भी पता चलता है कि दिवाली में जो क्रैकर्स यूज होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल कितना चेंज होता है। या फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, जैसे कि अगर पर्टिकुलर रीजन की बात है, हम यहाँ पे देखेंगे या स्टडी करेंगे, तो वहां पर जो डेवलपमेंट होती है, तो वो डेवलपमेंट के अंडर कंस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा काम होता है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से भी यहाँ पर पोल्यूशन कितना बड़ा है उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश होती है। अगर आप स्पेसिफिक फेस्टिवल्स में भी देखेंगे तो यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन ओरिएंटेड पे भी डेटा पब्लिश होता है, क्योंकि नॉइज एक एलिमेंट है जो एयर पोल्यूशन के अंडर आता है। तो ये अलग अलग जो पैरामीटर्स की हमने बात की थी, तो ये सभी पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे डेटा पब्लिश होता है और कुछ नॉमिनल चेंजेस भी होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो पीयूसी जो होता है, तो वो पीयूसी के पैरामीटर्स और उसके जो लिमिट्स है उसमें भी अभी उन्होंने चेंज किया है। तो ये पैरामीटर्स भी चेंज करने की जरूरत क्यों है, तो ये टाइम की जो नीड है, आज की डेट में पोल्यूशन कितना है, ये क्यों बढ़ रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, और इसके रिलेटेड आपको अगर कंट्रोल करना है तो कंट्रोलिंग के लिए आपको किस पैरामीटर्स को फोकस करना चाहिए, इस हिसाब से अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर भी चेंज हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ओरिएंटेड अगर फोकस है तो उसी बारे में आपको एनालिसिस करना है। अगर आपके एरिया में सॉक्स नॉक्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है तो आपको सॉक्स नॉक्स पे फोकस करना चाहिए। तो ये स्टेट बोर्ड्स पे डिपेंड है कि वो रीजन में सैंपलिंग एनालिसिस करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाना चाहिए, और फिर ये जो एयर पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट भी करना चाहिए। ये प्रिवेंटिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग जो रीजन्स या इंडस्ट्रीज या आपको अलग अलग एरियाज में जाना है, तो कहीं पर भी स्टेट बोर्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं या मेंबर्स रहते हैं वो सैंपल ले सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ये उनको पावर है, और इसके ओरिएंटेड जो भी डेटा होगा वो पब्लिश करके उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। अगर उनको लगता है कि ये डिसीजन ओवरऑल नेशन वाइड भी लेना चाहिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये कम्युनिकेट करेंगे और रिपोर्ट्स में डिटेल भी देंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा देंगे, टेक्निकल डेटा देंगे, एनालिसिस की प्रोसीजर क्या थी, मेथड्स क्या थी, उसके बारे में भी डिटेल्स देंगे, और फिर आपको क्या करना चाहिए ये एडवाइस भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये एडवाइस है, सजेशंस और ये डेटा परफेक्ट है, वैलिड है, तो वो नेशन वाइड भी कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज, और उनका जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है उसके बेसिस पे अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे पावर्स और फंक्शंस हैं कंट्रोल बोर्ड्स के। अदर फंक्शंस में अगर आप देखेंगे तो जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर एरिया आपको सील करना चाहिए या पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपको सील करनी चाहिए, या फिर जहां पर ये पर्टिकुलर प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको सील करना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोसेस या एक रीजन या एक चिमनी थ्रू जो भी यहाँ पे एमिशन होता है उसकी वजह से अगर मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो भी वो काम कर सकते हैं। जो भी आपको सैंपलिंग एनालिसिस के बारे में अगर डाउट्स होगा तो आपको स्टेट बोर्ड रिकॉग्नाइज लैबोरेटरीज में आप ये सैंपलिंग एनालिसिस कर सकते हैं। फिर चैप्टर 4 है जो प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में बात करता है। तो एयर पोल्यूशन ओरिएंटेड आपका जो भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड्स के जो पावर्स है उसके बारे में डिक्लेरेशन करना चाहिए। हर एक एरिया में सबको मालूम होना चाहिए कि इनको अथॉरिटीज क्या है, इनकी पावर्स क्या है और ये फंक्शनिंग क्या करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी क्या आते हैं। उसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस या स्टैंडर्ड्स के बारे में या एमिशंस के बारे में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको बात बताता है वो भी आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आज के डेट में आपको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं और बहुत सारे डिसीजंस अभी आने वाले समय में आने वाले हैं। तो ये कुछ डिसीजंस
मेनली एयर पोल्यूशन ओरिएंटेड है, जैसे कि हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की वजह से पोल्यूशन का परसेंटेज, एयर पोल्यूशन का परसेंटेज बहुत बढ़ चुका है। इसीलिए अभी जो आईसी इंजिन्स है उनका रिप्लेसमेंट या उनके बारे में कुछ हाइब्रिड सजेशंस या फिर कुछ अलग जो हम बात करते हैं ग्रीन इमिशन ओरिएंटेड अगर कुछ स्टेप्स लेना है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ले सकता है। जैसे कि एयर पोल्यूशन का डेटा क्लियरली यहाँ पे बताता है कि आपके यहाँ पे रीजन में स्पेशली इंडिया में और अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो व्हीकल्स है तो ये व्हीकल्स में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि आज के डेट में हम सिर्फ डीजल पेट्रोल या सीएनजी एलपीजी की बात कर रहे हैं, तो शायद आने वाले दिनों में यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आ सकते हैं या फिर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बेसिस पे, जो फ्यूल सेल बेसिस पे व्हीकल से वो आ सकते हैं, या फिर जो सोलार बेस जो बैटरीज ऑपरेट हो सकती है उसके बेसिस पे भी व्हीकल्स आ सकते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटीज यहाँ पे चालू है। ये सभी डेटा जो है ये आपके जो बोर्ड्स का जो डेटा है कलेक्टिव डेटा उसके बेसिस पे ये रिकमेंडेशंस है। और इसीलिए यहाँ पे अभी जो भारत स्टेज 1 2 3 4 5 6 ओरिएंटेड वर्कआउट चल रहा है तो ये भी आना जरूरी है। भले ही इंडस्ट्री को यहाँ पे लगता हो कि ये इतना नेसेसरी नहीं है या फिर ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, लेकिन अगर आप पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये नेसेसरी स्टेप्स है। और ये ऑलरेडी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने ये वर्कआउट किया है और उन्होंने ये डीजल बेस्ड व्हीकल्स या पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स उन्होंने बैन किए है और अभी वो सिर्फ गैस बेस्ड व्हीकल्स या बैटरी बेस्ड व्हीकल्स ही चला रहा है। और इसका रिजल्ट भी उनको दिखा है कि यहाँ पे व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है या व्हीकल की वजह से जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो चुका है। तो ये बहुत सारे पावर्स और फंक्शनिंग है और जिसकी वजह से मेजर आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज आपको अप्लाई करनी है। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे होंगे वो रिस्ट्रिक्शंस आप प्लांट्स पे ला सकते हैं या फिर जो भी एमिशंस के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी वो भी आप चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हैं और नेसेसरी एक्शन भी आप ले सकते हैं। तो जिस वजह से अगर आपका एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वो वजह आपका जो है वो आपको मेन कंट्रोल करना है और वहां पर ही आपको इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी चेक करना है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट चेक करना है, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस या इक्विपमेंट आपको सील करना चाहिए, क्योंकि ये अगर कंटिन्यू बढ़ते जाएगा तो ये मेजर आपको 5 to 10 ईयर्स में ही उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे, जो आपके डायरेक्टली लंग्स पे अटैक करने वाले सभी पोल्यूटेंट्स होंगे। तो ये कुछ एजेंसीज भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं जिनको आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी आप इनको राइट्स दे सकते हैं या ऑथोरिटी दे सकते हैं। तो आपका ये बोर्ड का ये पावर होता है कि आप कहीं पर भी एंट्री करके आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सैंपलिंग ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और उसका डेटा भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप अलग अलग वेबसाइट्स थ्रू, अलग अलग सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन थ्रू भी आप यहाँ पे ले सकते हैं और उसके बेसिस पे भी आप इंडिविजुअल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, रेसिडेंशियल लेवल पे भी आपको कुछ अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे लेने चाहिए। तो ये कुछ अलग अलग मेथड्स है या राइट्स है या पावर्स है जो यहाँ पे चैप्टर 4 में दी गई। तो जैसे अभी हमने लैबोरेटरीज के बारे में भी बात कही थी कि स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल या स्टेट बोर्ड अप्रूवल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल या स्टेट सेंट्रल बोर्ड की जो लैबोरेटरीज है वो यहाँ पे अभी सोफिस्टिकेटेड लैबोरेटरीज बन चुके हैं। अगर आप कुछ साल पहले के इक्विपमेंट्स और आज के डेट के इक्विपमेंट्स देखेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस है। आज के डेट के आपके जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, एनालिटिकल इक्विपमेंट्स है, उनके रिजल्ट्स, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और जिसके बेसिस पे आपका एग्जैक्ट डेटा और रियल डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो सकता है और उसके बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोविजंस चैप्टर 4 में दी गई है। चैप्टर 5 में जैसे कि हमने बात की थी कि जो भी फैसिलिटीज है, सैम्पलिंग टेक्निक्स है, एनालिसिस टेक्निक है या फिर प्रमोशंस बेसिस पे आपको कुछ गिफ्ट्स देने हैं या फिर किसी को आपको मोटिवेट करना है, कुछ डोनेशंस करने हैं
या फिर जो एक्टिविटीज के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट की जरूरत है, तो ये सभी फंडिंग ये अलग अलग बोर्ड कर सकते हैं। तो कुछ फंडिंग स्टेट बोर्ड कर सकता है, कुछ फंडिंग सेंट्रल बोर्ड कर सकता है, और उसके बेसिस पे ये बजट डिसाइड होगा, और फिर जो भी एक्टिविटीज है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइनलाइज हो सकती है। तो ये सभी बातें जो भी आप परचेज करेंगे, ऑर्डर करेंगे, नोटिफिकेशन लेंगे या टेंडर्स पास करेंगे, या फिर एक्टिविटीज के बाद में भी जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा आएगा, ये सभी अकाउंटिंग की प्रोसीजर और उसके फाइनेंशियल ऑडिट्स की प्रोसीजर भी यहाँ पे कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये बोर्ड के जो मेंबर्स है और मेंबर सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उनकी ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर चैप्टर 6 है, जो अभी हमने वाटर एक्ट में बात की थी, पेनाल्टीज और प्रोसीजर के बारे में। तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स आए एनालिसिस के थ्रू, उसके बेसिस पे आप किसी कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को या एक पर्टिकुलर एरिया को भी आप नोटिस दे सकते हैं। उसके बेसिस पे जो भी यहाँ पे कल्प्रिट होगा तो उनको यहाँ पे सजा मिल सकती है, चाहे वो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर जो भी पेनल्टी हो 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे, यहाँ तक भी पेनल्टी हो सकती है। और ये पेनाल्टीज की प्रोविजन, इम्प्रिजनमेंट की प्रोविजंस जो है, ये भी चेंजेस करने का इनके पास पावर है। इसलिए डे बाय डे में अगर आपको लगता है कि ये फाइन बढ़ाना चाहिए या फिर इम्प्रिजनमेंट बढ़ाना चाहिए, तो ये भी चेंजेस यहाँ पे टाइम टू टाइम होते हैं। इसलिए आपको जो अमेंडमेंट्स है उसको चेक करना चाहिए कि आज की डेट में कितना फाइन और कितना इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे लागू है। फिर चैप्टर 7 जो है मिसलेनियस, तो जो चैप्टर 6 तक जो भी पॉइंट्स कवर नहीं है वो चैप्टर 7 में आप कवर कर सकते हैं, इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सेंट्रल बोर्ड को परमिशन है या फिर स्टेट बोर्ड के एडवाइसेस के बेसिस पे भी सेंट्रल बोर्ड यहाँ पे ये चेंजेस कर सकता है। तो यही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, इनके पास पावर है कि स्टेट बोर्ड्स के जो भी मेंबर्स है या फिर कंस्ट्रक्शन है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, उनके फंक्शनिंग है, उनकी पावर से इसमें भी चेंजेस वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल बोर्ड्स या स्टेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर भी चेंज हो सकता है, या फिर जो मेंटेनेंस है अलग अलग रजिस्टर्स का, डॉक्यूमेंट्स का या प्रोसीजर्स का, वो भी उनको करना है और उसमें भी चेंजेस वो कर सकते हैं। या फिर जो अदर लॉज है उनका इफेक्ट अगर यहाँ पे ओवरराइड होगा तो उसके बारे में भी डिसीजंस लेने का उनके पास पावर है। और फिर जो अगर आपको सेंट्रल रूल्स अगर बनाने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स है, अगर आपको स्टेट के रूल्स बनाने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है। तो ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस या सेक्शंस या गाइडलाइंस या कुछ प्रोसीजर्स या पर्टिकुलर स्पेसिफिक गाइडलाइंस के बारे में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ये ओवरऑल राइट्स है। हर एक मेंबर्स का, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आपको एयर पोल्यूशन कम करना है या फिर एयर पोल्यूटेंट्स को ट्रीट करना है, और फिर एयर पोल्यूशन के जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू।